नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। चलिए, आज के दिन की शुरुआत डायरेक्टली हम टॉपिक नंबर 1 से करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिस्कस द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। जीएस पेपर 3 के साथ जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। एनवायरमेंट, इसमें कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई। इसी के साथ साथ ये जो आज की डिस्कशन है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनका इस्तेमाल हम हमारी डे टू डे लाइफ में करें तो एक बदलाव आ सकता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं, जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। जैसे हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे यू विल रियलाइज कि ये सारे जो सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स है उसके साथ टच करने वाला ये टॉपिक है। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल, खास करके इंडिया और यूके क्लाइमेट इश्यू को लेकर दोनों देशों के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में क्लाइमेट इश्यूज जो हैं इनको लेकर एक कोलैबोरेशन जो हुआ है उसके साथ भी जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आई एम श्योर ये एक बहुत ही कॉमन डेट है, राइट? मीन्स एक बहुत ही वेल नोन डेट है, 5 जून। 6 जून को हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। उस समय पर मैंने बताया था ना आपको कि इट इज़ ए गुड थिंग कि पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ऑब्जर्व करती है और करना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक दिन हम इसको ऑब्जर्व करें, एक दिन एनवायरनमेंट को लेकर सारी चिंताएं करें और बाकी के 364 डेज हम कुछ ना करें तो ऐसे चीज़ों में बदलाव आने वाला नहीं है। अगर हमें जेन्युइनली अगर बड़ा बदलाव चाहिए तो फिर 365 डेज जो है वो एनवायरनमेंट डे के तौर पर हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी कि हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी डे टू डे लाइफ की जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसकी थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, राइट? यही थी ना इस साल की थीम, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब यहां पर प्लास्टिक की बात आई है तो कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मेंस एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग के टाइम पर ये फैक्ट्स जो हैं वो आपके आंसर को और ज्यादा लॉजिकल बनाते हैं और ज्यादा उसमें एक वेट ऐड करते हैं। हर साल पूरी दुनिया में 400 मिलियन प्लास्टिक, 400 मिलियन टन्स, ऑफ कोर्स उससे भी ज्यादा, 400 मिलियन टन्स से भी ज्यादा प्लास्टिक जो है वो हर साल एन्युअली प्रोड्यूस होता है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 9% जितना जो है वो रिसाइकल होता है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 9% जितना। और ये जो 400 मिलियन है उसमें से एक एस्टिमेट ये भी है कि 11 मिलियन टन ये तो वाटर बॉडीज में चला जाता है, हमारी नदियों में, हमारे पॉन्ड्स में, हमारे ओशियंस और सीज में। एंड दैट्स द रीजन के बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो यू कैन सी कि एक प्लास्टिक की बोतल जो है वो पानी में आपको नजर आ रही है। माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइक्रोप्लास्टिक, अब आप जानते हैं फूड, एयर, वाटर और ह्यूमन बॉडी में भी अब माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हमें देखने को मिलता है। और उस वक्त पर हमने ये भी एक बात की थी कि ये माइक्रोप्लास्टिक जो हम सांस के तौर पर हमारे अंदर जाता है, जब व्हेन वी ब्रीथ इन, और उस समय पर जो माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाता है उसका तो अभी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्लास्टिक तो है ही। प्लास्टिक से भी ज्यादा अगर किसी चीज का प्रॉब्लम है तो दैट इज कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे हमारे जीवन में करना स्टार्ट कर दिया है। लंबे समय से एक जो आदत हमारी बन चुकी है प्लास्टिक को यूज करने की, दिस इज मोर डेंजरस देन प्लास्टिक। क्योंकि आदतें चेंज होगी तो फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल भी जो है वो कम होता जाएगा या फिर बंद हो सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, द बॉटल्ड वाटर पैराडॉक्स। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जो पानी के पाउच मिलते थे, याद है ना आपको? 1-2 रुपए के पाउच आते थे, 1 रुपए का पाउच आता था।
हर जगह पर हम जाते थे, ये स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ उससे पहले तो हर जगह पर पानी के पाउच आपको देखने को मिलते थे। लोग 1 रुपए का पानी का पाउच लेकर ऐसे ही रोड पर फेंक देते थे। ये हालत थी हमारे देश की। अब चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हुई है। फिर पानी के पाउच पर बैन लगा दिया। मुझे पता नहीं आज कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी पानी का पाउच जो है वो मिलता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग 5 रुपए वाली पानी की बोतल, 10 रुपए वाली और 20 रुपए वाली पानी की बोतल जो है वो हर जगह पर आपको देखने को मिलती है। जब हम किसी ये मैरिज फंक्शन में या फिर ऐसे फंक्शंस में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये 5-5 रुपए की पानी की बोतलें जो है वो हमें दी जाती है, राइट। कुछ सालों पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। बॉन कॉन्फ्रेंस, ये आई थिंक इफ द स्पेलिंग इज नॉट रॉन्ग, BONN बॉन, ये एक जर्मनी का शहर है। वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जर्मन सरकार ने की, बिकॉज जर्मन सरकार वॉज द होस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी डिग्निटरीज आए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ पर पहुँचे, तो उनको वेलकम करते वक्त उन्होंने एक पानी की बोतल दी थी। आई थिंक इट वॉज मेड आउट ऑफ ग्लास। तो ये पानी की बोतल दी थी और जितने दिन आप रुकेंगे जर्मनी में, लेट्स से 2 दिन 5 दिन, तो आपको अलग अलग बोतल्स नहीं दी जाएगी, आपको यही बोतल दी जाएगी और यही बोतल जो है वो आपको फिलअप करके रिफिल करके पीना है। अगर प्लास्टिक की बोतल देते तो क्या करते हम, पानी पिया और फिर डस्टबिन में डाल दी, फिर दूसरी बार पानी पिया डस्टबिन में, तो यू आर जनरेटिंग मोर एंड मोर प्लास्टिक। एक ग्लास की या फिर स्टील की बोतल है तो आप उसको रिफिल कर सकते हैं, इज़न्ट इट? एक छोटा सा बदलाव और कितनी सारी प्लास्टिक की बोतल्स जो है वो यूज होना बंद हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बेंगलुरु का एक एग्जांपल दिया गया है। याद रखिए, जो बेंगलोर या फिर बेंगलुरु हम कहते हैं, आज ये एक ऐसा शहर है जहां पर पानी का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। एक वक्त था जब बेंगलुरु जो है इट वाज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। यहां पर कुछ ऐसी सिस्टम थी बेंगलुरु में कि कितनी भी बारिश आ जाए सारा पानी जो है वो अलग अलग लेक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी नहीं है, राइट। बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज जो हैं उनको उन पर कंस्ट्रक्शन किया गया और ये सारे इश्यूज बहुत सारे शहरों में। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स, बट यू नो हाउ इट वर्क्स। आज यहां पर पानी का प्रॉब्लम है। अब हम घर से अगर पानी की 1 लीटर वाली पानी की, सी लॉजिकली आप देखिए, आप एक 5 लीटर वाली पानी की बोतल लेकर घूम नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि एक आप अच्छी जो थर्मोस टाइप बोतल आती है जिसमें पानी ठंडा रहेगा, तो वो 1 लीटर वाली बोतल जो है वो आप लेकर घर से निकल सकते हैं। बट 1 लीटर पानी टेम्परेट जोन में इट्स नॉट इनफ, वी नीड मोर वाटर। प्रॉब्लम ये है हमारे यहां पर, और इसका सॉल्यूशन ये है। प्रॉब्लम यह है कि आप कहां से अपनी बोतल को रीफिल करेंगे। जहां से रिफिल करेंगे इट शुड बी ए ट्रस्टेड सोर्स। अगर ट्रस्टेड सोर्स है, अगर आपको जैसे घर का पानी है तो वी नो कि हमारा जो आरओ है तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, टाइम टू टाइम हम उनकी जो मेम्ब्रेन और चीज़ें हैं वो चेंज करते हैं, तो इसकी वजह से वी नो कि भाई घर का पानी अच्छा पानी है, स्वच्छ पानी है। लेकिन बाहर ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर आप कोई अच्छी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वरना वहां पर भी बाहर से ही पानी सप्लाई जो है वो होता है। तो बहुत ही कन्वीनियंस के लिए हमने ये बॉटल वाटर जो है, प्लास्टिक की बोतल का वाटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और एक बहुत बड़ा अपने आप में ये करोड़ों रुपए का बिजनेस है, अरबों रुपए का बिजनेस है ये। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, क्या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ऐसे कुछ पॉइंट्स हों, पानी आप रिफिल कर सके, ऐसे अलग अलग जगहों पर पॉइंट्स क्रिएट किए जाएं जहां पर आप अपनी पानी की बोतल को फिर से रीफिल कर सकें। जैसे कुछ एयरपोर्ट्स पर ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे अच्छे एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप पानी की अपनी बोतल जो है उसको रिफ़िल करने के लिए वहाँ पर सिस्टम दी गई होती है, और फिर वहाँ पर ये चीज़ें भी मेंटेन की हुई होती हैं। वहाँ पर चीज़ चार्ट दिया गया होता है कि कब ये मेम्ब्रेन चेंज हुई थी, सारी चीज़ें। दैट मीन्स कि लोगों को पता चलेगा कि ये जेन्युइनली एक वेल मेंटेन्ड पानी का सोर्स है। तो फिर लोग जो है वो पानी की बोतलें खरीदना बंद कर देंगे। ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया गया इन बेंगलुरु, राइट। यूके और इंडिया, ये दोनों ने मिलकर एक
एट्री नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एट्री इंडिया यूके सरकार ने मिलकर ये एक स्टडी कंडक्ट किया, और इसमें ये पता चला कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर कुछ जगहों पर उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें की, तो फिर ट्रस्ट नहीं था जहाँ पर, वहाँ पर हम पानी की बोतलें रिफ़िल नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, व्हेन यू नो कि भाई चलो यहाँ पर अच्छा पानी होगा, तो वहाँ पर जाकर लोग अपनी पानी की बोतलें रिफ़िल करने लगे। दैट मीन्स कि आप कंज्यूमर के बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। जब कंज्यूमर को सेफ्टी की एश्योरिटी होगी, जब उनको फियर नहीं होगा, जब उनको एश्योरिटी होगी कि भाई ये स्वच्छ पानी है, तो फिर लोग जो है वो अपनी घर की बोतल, घर से एक बोतल लेकर आएंगे, जब वो खाली होगी उसको फिर से यहाँ पर ऐसे ट्रस्टेड सोर्स से भर पाएंगे। टेक कैन बिल्ड ट्रस्ट इन वाटर क्वालिटी। टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स अगर हम राइट क्रिएट करें तो फिर एक विश्वास जो है वाटर क्वालिटी का वो क्रिएट हम कर सकते हैं। और प्लास्टिक के बारे में अभी कुछ दिनों पहले भी हम बात कर रहे थे ना कि पहाड़ों पर आप घूमने के लिए जाए, हर जगह पर ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसका कॉस्ट भी काफ़ी डीपर है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का तो जितना हो सके उतना हमें इस्तेमाल बंद ही कर देना चाहिए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर हम इस प्रकार के लोकल इनोवेशंस करेंगे, जैसे हम ऐसी कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, तो फिर ये ग्लोबल मॉडल के तौर पर भी पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे देश में इसको, ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो एक्चुअली में काम कर सकते हैं। तो ये था प्लास्टिक की बोतल या फिर ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बीट करने का। ये तो सिर्फ पानी की बोतल के साथ है, फिर दूसरी जहाँ जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ पर इस प्रकार के कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले जा सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, examine the transparency and accountability issue in the in-house procedure of judicial inquiries। अब ये विषय जो है ये आप समझ लीजिए सेपरेशन ऑफ पावर के साथ, पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, फिर जुडिशरी में जो ट्रांसपेरेंसी है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को टच करने वाला ये टॉपिक है। जस्टिस वर्मा वाला केस आपको याद होगा, यशवंत वर्मा केस, राइट। दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में आग लगी, और जब आग लगी तो पता चला कुछ करोड़ों रुपए उनके घर से मिले, कैश मिला, राइट, कैश जल गया था। तो ये चीज़ें हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उनका ट्रांसफ़र किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर भी बार काउंसिल जो है इट वाज नॉट हैप्पी कि भाई आप ऐसे जजेस को हमारे यहाँ पर क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और फिर कुछ समय के बाद ही उनकी इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया गया, और इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी तारीफ भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलीज़ भी की कि भाई कैसे ये इम्पीचमेंट की, मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करो। अब ये पूरा केस जो है वो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट में एक प्रोसेस रहती है कि कैसे आप जज को, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं तो इनको इम्पीच करना या फिर उनको रिमूवल, राइट, द वर्ड इज़ रिमूवल। कई बार इम्पीचमेंट भी यूज़ किया जाता है, बट टेक्निकल वर्ड जो है दैट इज़ रिमूवल, कैसे जजेस को रिमूव किया जा सकता है। तो वो प्रोसेस पूरी आपको इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें बहुत ही विस्तार से समझ में आ जाएगी, तो मैं उन सारी चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि अब पार्लियामेंट जो है दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस जस्टिस वर्मा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी अच्छा किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉन्च की, लेकिन पे अटेंशन हियर, मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दैट इज कुछ इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीज नहीं की है। जो की एविडेंस है, जो रिपोर्ट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए, ये आज भी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज नहीं किए हैं। फिर जो इनके घर से कैश मिला वो कहां पर गया, पैसे जो थे वो वहां से हटाए गए, तो ये पैसे गए कहां पर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की गई है। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ होती है, जब भी कोई जुडिशियल मिसकंडक्ट होता है, तो एक इन हाउस प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाता है, और ये बहुत ही ओपेक है। ये बंद कमरों में होने वाली एक प्रोसेस है, इसकी कोई भी ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
सारी प्रोसेसेस, कंप्लेंट, इंक्वायरी, फाइंडिंग्स, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको सीक्रेट रखा जाता है। फिर दूसरी चीज, जजेस पर इन्वेस्टिगेट कौन करेंगे? जजेस। अब आपके अगर कोई रिश्तेदार जुडिशियरी में हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार अगर एडवोकेट हैं, राइट, तो आप उनको पूछिएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कि उसमें रोटी बेटी का रिलेशन है या नहीं जजेस और ये एडवोकेट्स के बीच में। और यू विल ऑल्सो फाइंड के एक दूसरे के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं। तो ये सिचुएशन भी है, ये रियलिटी है। और क्या मिसकंडक्ट हुआ, क्या चीजें हुई, ये पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। ये सारी चीजें जो कहते हैं ना, क्लोजली गार्डेड सिस्टम है पूरी। प्रेसिडेंट्स ऑफ जुडिशियल सीक्रेसी एंड एलिज्ड इम्प्यूनिटी, 2020 की बात है। जस्टिस रमन्ना जो हैं, आप उनका केस देखिएगा। जस्टिस रमन्ना पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, कैसे वो जब वो हाई कोर्ट के जज थे तब उन पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए। जब वो आई थिंक सीजीआई बने तो उसके बाद ये सारी चीज़ें उनसे हटा दी गई। उनके ऊपर जो केसेस थे उनको डिसमिस किया गया। जस्टिस महेश्वरी का देख लीजिएगा, ट्रांसफर को लेकर उनका एक पूरा एक मुद्दा था। उनके ही साथ के सहपाठी जो जज थे, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर जस्टिस महेश्वरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। फिर 2019 में, आप थोड़ी रिसर्च कीजिएगा इन सारी चीज़ों पर, सीजेआई जो गोगोई थे, गोगोई, रंजन गोगोई साहब, फिर बाद में वो राज्यसभा के मेंबर बन गए रिटायर होने के बाद। सीजेआई गोगोई साहब जो हैं उन पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस था। सुप्रीम कोर्ट के ही एक जो महिला स्टाफ है उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने मेरे साथ मुझे सेक्सुअली हैरेस किया है। और कुछ ऐसा भी हुआ था कि वो जो कहते हैं ना, वो इंक्वायरी जो है तो उसमें आज इनके खिलाफ ऐसे सेक्सुअल हैरासमेंट का केस है और वो केस भी वही सुन रहे हैं, डाइस पर वही बैठे हैं कि भाई बताओ क्या हुआ था आपके साथ। तो ये ऐसी भी चीजें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक हुई हैं। सूर्यकांत एक एग्जाम्पल है, राइट। ब्राइबरी और एसेट मिसयूज का एक उनके ऊपर एलिगेशन था, ब्राइबरी और एसेट मिसयूज का। जस्टिस ए.के. गोयल जो है उन्होंने 2017 में एक प्रोब सजेस्ट की थी। ये ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी इनको जो है वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था 2018 में। और एज फार एज आई नो, ये सूर्यकांत साहब जो हैं इज गोइंग टू बिकम सीजेआई इन दिस ईयर 2025 में, इज गोइंग टू बिकम सीजेआई। तो ये जो इंक्वायरी मीन्स, ये जो ए.के. गोयल साहब ने कहा था, वो भी जस्टिस थे, जस्टिस ए.के. गोयल ने कहा 2017 में कि इनके खिलाफ ये ब्राइबरी और एसेट मिसयूज का जो एलिगेशन था, राइट, तो उन्होंने कुछ सीजीआई को उस समय पर लिखा था ये सारी चीज़ें कि भाई जस्टिस सूर्यकांत साहब जो हैं तो उनको प्रमोट ना किया जाए एक्सेट्रा। और फिर ये जो इंक्वायरी है इसकी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो जब नागरिकों के राइट्स की जब बात आती है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, एक तरफ जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि भाई सरकार जो भी करे उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब जुडिशियरी की बात आती है तो यही ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्यों नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो इन हाउस प्रोसीजर है इनको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। ये क्लोज्ड डोर कल्चर जो है इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कुछ ऐसे नाम मैंने आपको दिए हैं, आप चाहे तो उन पर थोड़ा रिसर्च खुद कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी डिटेल्स उसमें पढ़ने को मिल जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टी अलाइनमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
जनरल स्टडीज पेपर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। फिर बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट्स, इसके साथ टच होने वाला टॉपिक है। फिर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में तो हमने काफ़ी डिस्कशन की है। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आज इसको भी समझते हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है वो एक देश है साइप्रस, इसकी विजिट पर गए। एक अपने आप में बहुत बड़ा ये मौका था। 23 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री जो है वो साइप्रस की यात्रा पर गए हों। तो ये जो यात्रा है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पर भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल जो है वो भेज रहा है। साइप्रस का एक रिलेशन है तुर्की के साथ। आपको पता है ना तुर्की ने क्या किया था, पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। साइप्रस जो है वो भारत को सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का जो स्टैंड है इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर भारत जो है वो साइप्रस जाकर हम एक डिप्लोमेटिक मैसेज भेज रहे हैं तुर्की को कि देखिए, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप हमारे दुश्मन के साथ मिलकर हमें घेरने की कोशिश करेंगे तो डोंट वरी, वी ऑल्सो नो हाउ टू प्ले दिस गेम। थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया होगा कि यार ये तुर्की और साइप्रस और भारत और पाकिस्तान ये क्या चीज़ें हैं। चलिए इसके लिए वी नीड ए मैप। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है। यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया, राइट, यू कैन सी दिस लेजर पॉइंट हियर, इजिप्ट, फिर यहाँ पर सऊदी, ये सारी जगह है। पर फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये तो काफ़ी आपको पता है, इजराइल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी मैप में भी देखा होगा आपने। थोड़ा ऊपर जाएंगे देन यू विल फाइंड लेबनान, एंड देन यहाँ से अगर आप मेडिटेरेनियन सी में आगे बढ़े तो यहाँ पर ये जो आइलैंड नेशन है दिस इज कॉल्ड तुर्की, सॉरी साइप्रस, दिस इज साइप्रस, राइट। तुर्की यहाँ पर है। तुर्की को भी काफ़ी हमने डिस्कस किया था, ये इस्तांबुल में बोस्फोरस स्ट्रेट को हमने डिस्कस किया है, ब्लैक सी का देखा हमने, क्राइमिया और ये सारी चीज़ें। ये मैप आपके लिए कोई ऐसा नहीं है मैप के आपको पता ना हो। तो ये मेडिटेरेनियन सी में आप देखेंगे यहाँ पर इजिप्ट, फिर ये इज़राइल, लेबनान, तुर्की, ये सारे देशों से बहुत ही नज़दीक में ये आइलैंड नेशन है जिसका नाम है साइप्रस। निकोसिया इसके कैपिटल का नाम है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब इसके प्रॉपर एक मैप को यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा अटेंशन दीजिएगा। थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर बोथ द मैप्स। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नहीं, सबसे पहले वी विल पे अटेंशन टू दिस डिटेल्स यार। ये क्या है, ये जो कलर में चीजें हैं, तुर्किश काइप्रियोट एडमिनिस्ट्रेड एरिया, ये वाला जो पोर्शन है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तुर्की के द्वारा। ये वाला जो है, ये कलर में जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये पूरा, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय साइप्रस गवर्नमेंट, राइट। ये यूएन के बफर जोन की लाइन है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी लाइंस देखने को मिलेंगी। तो ये बफर जोन की लाइन है यूएन की। एंड देन यू विल सी हियर, ये थोड़ा अलग कलर में है, राइट, थोड़े डॉट डॉट्स हैं यहाँ पर। सॉवरेन बेस एरिया ऑफ एसबीए यूके, यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पर बेस है, ये दो जगहों पर आप देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ साइप्रस। तुर्की ने इस वाले क्षेत्र को हड़प लिया है, अपने कब्जे में रखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, हमारे कश्मीर वाला एरिया अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वैसे ये वाला पोर्शन जो है वो एक छोटे से देश की चीज़ें जो है वो हड़प ली है। अब आपको समझ में आया कि भारत ने वहां पर जाकर जो सिग्नल दिया है वो ये सिग्नल है कि भाई आप हमारे यहां पर इन्वॉल्व होंगे तो फिर हम भी जानते हैं कि कहां पर कौन से बटन्स प्रेस किए जाते हैं। एंड आई एम श्योर अब आपको चीजें काफी क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहां पर मल्टी अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब यहां पर सिंपल और इजी है। ईरान वर्सेस इजराइल वाली सिचुएशन चल रही है,
भारत के रिलेशंस ईरान के साथ भी हैं, इजराइल के साथ भी हैं। रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें तो रशिया के साथ तो काफी अच्छे रिलेशंस हैं, यूक्रेन के साथ भी हमारे थोड़े बहुत ठीक ही रिलेशन हैं। कुछ ऐसे पास्ट में ऐसा हुआ था, यूक्रेन ने भारत के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, लेकिन भारत के रिलेशंस यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं, हमारी कोई ऐसी जानी दुश्मनी उनके साथ नहीं है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि हम ईरान के साथ भी रिलेशंस रख रहे हैं, इजराइल के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं और यूक्रेन के साथ भी हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी अलाइनमेंट। कॉन्फ्लिक्ट के समय में भी हम दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चल रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट न्यूट्रलिटी, ये राइट, ये न्यूट्रलिटी जो है उससे थोड़ी अलग चीज है। न्यूट्रलिटी से भी अलग चीज है, ये थोड़ा और डीपर जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट कि भविष्य में भी अगर ये दोनों देश भी दोस्त हो जाए तो फिर हमें ना कहें कि भाई आपने ये साइड्स ली, नहीं, हम दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे। हमारी जो स्वतंत्रता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है फॉरेन पॉलिसी में, उसको प्राइमरी बेस बनाते हुए हम सारे ऐसे देशों के साथ रिलेशंस लेकर चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी अलाइनमेंट। और ये इस बात का भी इशारा है कि जब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है तो देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं कब, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाए। आज यकीन नहीं होगा इस बात पर, लेकिन आज से 50 साल 100 साल के बाद ऐसा हो सकता है। यू नेवर नो, 10 साल के बाद भी हो जाए कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे। आज देखिए साउथ कोरिया और जापान जो है वो एक दूसरे के रिलेशंस अच्छे हैं, यूएसए और वियतनाम के रिलेशंस अच्छे हैं, जर्मनी और यूके के रिलेशंस अच्छे हैं। आज से 75 ईयर्स पहले का आप किसी को बताओगे यूके में जाकर कि भाई एक वक्त आएगा जब जर्मनी और यूके के रिलेशंस अच्छे होंगे, तो आपको दो लगाएगा वो कि क्या पागल हो गया है। आज अगर हम कहें ऐसे माहौल में कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस एक समय पर अच्छे हो जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि भाई क्या पीते हो आप समझे आप। लेकिन फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में यही रहता है दोस्तों कि कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है। सारे देश जो है वो अपने अपने हित को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। और आज का समय जो है, पहले आज से 50-70 ईयर्स पहले चीज़ें ऐसी थी कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट नहीं थी। आज बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। आज से 30-35 साल पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास कोई फॉरेन की घर में चीज़ है तो उसको लोग संभाल कर रखते थे कि भाई ये तो मेरे रिश्तेदार यूके से लेकर आए हैं, ये तो यूएसए से आए हैं, ये सिंगापुर से आया है। बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज आप खुद देखिए, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और आप अपने इर्द गिर्द को जस्ट आपके ही कमरे में नज़र घुमाएंगे, यू विल फाइंड कि कितनी सारी ग्लोबल चीज़ें आपके घर में ही है। आपका जो घर में पंखा है तो उसकी मोटर कहीं से बनी है। आपके घर में अगर एयर कंडीशन है तो वो कई एलजी या फिर मित्सुबिशी या फिर इट कैन बी फ्रॉम जापान, इट कैन बी फ्रॉम यूएसए, उसके साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी। आपका मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, उसमें कितनी सारी ग्लोबल चीज़ें जो हैं वो उसमें होगी। तो ये समय अब चेंज हो गया है। अब एक कहता है ना इंटरडिपेंडेंस जो है दुनिया का, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया और इसकी वजह से आपको एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा। फिर दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, फिर क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, फिर ग्लोबल टेररिज्म। तो यहाँ पर एक एक अकेला देश कुछ करेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, सभी को मिलकर ही करना पड़ेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक फ़ायदा भी है कि कोल्ड वॉर के समय पर क्या था, एक बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, यानी कि सिर्फ दो ही देश जो हैं वो सबसे ताकतवर थे, वो टीम्स बना रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर। फिर आगे चलकर यूनिपोलर हो गया। यूनिपोलर में ये यूएसएसआर खत्म हो गया, सिर्फ यूएसए अपनी मनमानी चला रहा था। अब ये भी कहीं ना कहीं खत्म होकर मल्टीपोलर हो चुका है। अच्छी बात है, ये और ज़्यादा दुनिया डेमोक्रेटिक हुई है। अब छोटे बड़े देश जो हैं उनकी भी आवाज़ जो है ये बड़े देश सुनते हैं और सुननी पड़ती है, तो ये अच्छी चीज़ हुई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट सेंसस, राइट। आप अगर हम
कास्ट और इन सारी चीज़ों की बात करें तो फिर जो GS1 है उसके साथ जुड़ी हुई बात है, इंडियन सोसाइटी, राइट, पॉपुलेशन और उसके साथ एसोसिएटेड इश्यूज, फिर गवर्नेंस, पॉलिटी, डिजिटल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया। सेंसस 2027 जो है, तो आप समझ लीजिए उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और ये पहला डिजिटल पॉपुलेशन काउंट होने वाला है। 7 सालों के डिले के बाद ये सेंसस किया जा रहा है, एज वी नो। इसकी बेसिक डिटेल्स आपको पता है। 33 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड जो हैं उनको कवर किया जाएगा। 136 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा, राइट। कुछ 30 लाख से ज़्यादा एन्यूमरेटर्स हैं, 24 लाख ब्लॉक्स बनाए गए हैं, तो एक ब्लॉक जो है तो उसमें 800 लोगों को कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार की पूरी सिस्टम जो है वो उसको बनाया गया है, राइट। सितंबर 2026 तक ये जो हाउस होल्ड है उसकी लिस्टिंग जो है वो हो जाएगी। ऐसी ही सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब इसमें एक चीज़ है कि ये एक हाइब्रिड मॉडल होने वाला है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि यहां पर दोनों चीज़ें होगी, पेपर प्लस डिजिटल। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर और डिजिटल दोनों में, आप पेपर से या फिर डिजिटली आप डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं। और इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन भी ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल, जो अगर कोई एन्यूमरेटर आएगा आपके घर पे, कोई आएगा और कहेगा कि भाई कितने लोग हैं, क्या है ये वो एक्सेट्रा, तो ही और शी वुड बी यूजिंग ए टैबलेट। टैबलेट के माध्यम से सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करेंगे। अगर आप सेल्फ एन्यूमरेट कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज योर मोबाइल ऐप, इजंट इट? या फिर आपके पास टैबलेट है देन यू कैन यूज योर टैबलेट, बट बेसिकली मोबाइल ऐप के माध्यम से सारी डिटेल्स जो है उसमें ऐड की जाएगी। और इस चीज़ को लेकर 2022 सेंसस रूल्स जो है उसमें भी कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। डिजिटाइजेशन से ऑफकोर्स एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ें और एरर्स कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ विथ सेल्फ एन्यूमरेशन, कि हम खुद अपनी डिटेल्स डालें तो एक लंबा फॉर्म होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, गलतियां, एरर्स, ये सारी चीज़ों को लेकर बड़े प्रश्न है। फिर मेट्रो सिटीज़ में कुछ ऐसे घर होंगे कि चलो वो कर पाएंगे, लेकिन हर किसी को तो ये सारी चीज़ें इजीली यूज़ करना भी नहीं आती है, तो इससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? फिर डेटा को लेकर जो एनोनिमिटी है उसका क्या, डेटा इंटीग्रिटी, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। ये कुछ चैलेंजेस हैं ये सेंसस के सामने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कस द कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क फॉर एयर एक्सीडेंट विक्टिम्स अंडर इंटरनेशनल एंड इंडियन लॉ। जनरल स्टडीज 2 गवर्नेंस एंड पॉलिटी, जनरल स्टडीज 2 में एक दूसरा भी है इंटरनेशनल ट्रीटीज, और 3 में जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। AI 171 ट्रेजेडी, इसको लेकर अभी तो जो एयर इंडिया है यानी कि टाटा ग्रुप ने अभी 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन जो है वो अनाउंस कर दिया है। 1 करोड़ रुपए का पर पर्सन, राइट। बट दिस विल नॉट बी द फाइनल कॉम्पनसेशन। ये ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ दे दी और बात खत्म हो गई, नहीं। इन्वेस्टिगेशन जब होगी और उस पर डिपेंड करेगा कि कॉम्पनसेशन जो है वो कितना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये टाइड होता है कॉम्पनसेशन, तो अमाउंट और ज्यादा बढ़ सकती है। एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, राइट। भारत ने इसको, जो कैरेज बाय एयर एक्ट है 1972, इसको रेटिफाई किया है भारत ने, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को। वी आर पार्ट ऑफ दिस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, और ये कॉम्पनसेशन के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करता है। तो पता है, जब एयर एक्सीडेंट होता है ना, तो इसमें 2 टीयर्स में, टीयर 1 रहता है कॉम्पनसेशन का और टीयर 2 रहता है कॉम्पनसेशन का। टीयर 1 में क्या होता है पता है? मिनिमम जो आपको देना है दैट इज 1.6 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए, तो विदाउट कोई आपका फॉल्ट है एयरलाइन का या नहीं है, यू हैव टू पे दिस थिंग, 1 करोड़ 60 लाख। इस चीज को लेकर मीडिया में यह बात सामने आई है कि टाटा ने यह कहा है कि ये 1.1 करोड़ रुपए जो हमने दिए हैं ना, वो तो अभी का है, फ्यूचर में हम और ज्यादा इसमें देंगे। ऐसी बातें आई है, अभी इसकी श्योरिटी नहीं है। ये मीडिया में ऐसी कुछ 1-2 जगह पर ऐसी चीजें आई थी,
अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो 1 करोड़ दिया है ना, तो इट इज नॉट ए समथिंग कि भाई ओहो 1 करोड़ दे दिया, नहीं, मिनिमम एज पर दिस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन सबसे पहले कुछ बिना पूछे आपको पहले तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए तो देने ही है, तो यहां पर कोई उपकार नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, टीयर 2 जो है, इट ऑल डिपेंड्स के इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा। ये जो बियॉन्ड मिनिमम है, जो मैंने बताया ना 1.6, ये मिनिमम था। बियॉन्ड मिनिमम जो है, ये हायर कॉम्पनसेशन जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन के लॉस ऑफ इनकम कितना हुआ, फिर कंपेनियनशिप किसी की चली गई, डिपेंडेंसी है, ये सारी चीजें जो है उसके आधार पर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब इसमें भी ऐसा होगा कि अगर एयरलाइन की कोई नेग्लिजेंस नहीं है तो फिर एयरलाइन जो है वो देने से मना कर देगा। फिर अगर कोई थर्ड पार्टी जैसे टेररिज्म या फिर ऐसी कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो एयरलाइन पैसे देने से मना कर सकती है। ऐसी इट्स नॉट दैट इजी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। और इंडियन लॉज में आप जा सकते हैं, यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट, राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जो विक्टिम्स हैं तो उनके परिवार के जन जो है, दे कैन अप्रोच दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के साथ साथ यू हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ दिस कंज्यूमर कोर्ट। फॉरेन नेशनल्स जो है वो एज पर दिस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, आप फॉरेन नेशनल्स जो है वो अपने अपने देश में, फॉर एग्जांपल कोई पोर्तुगल से भी कोई था ना, तो वो थोड़ी इंडिया आकर केस फाइल करेंगे। एज पर दिस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन वो पोर्तुगल की ही अपनी लोकल कोर्ट में ये केस फाइल कर सकते हैं। तो फॉरेन नेशनल्स जो है वो अपने अपने होम कंट्री में ये केस फाइल करेंगे, तो थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। और फिर अब हम ग्राउंड विक्टिम्स की बात करते हैं, जो डॉक्टर्स मर गए, जो दूसरे लोग जो इसमें थे उनका घर टूट गया, उनकी बिल्डिंग्स टूट गई, जो भी ऐसा हुआ, तो अभी जो एयरलाइन है उसने कहा है कि 1 करोड़ हम ऑफर कर रहे हैं ग्राउंड विक्टिम्स को भी। लेकिन कैरियज एक्ट जो है ना, उसके तहत आप सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर जो होते हैं उनके लिए ही लायबल रहता है। ग्राउंड विक्टिम जो है तो उनको सिविल कोर्ट में अब जाना पड़ेगा, उनको फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 जो है, फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855, इसके तहत चीज़ों को चलाना पड़ेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर के इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अपने आप ये अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गई है। और ये भी हो सकता, मीन्स जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि कॉम्पनसेशन जो है ना वो समवेयर अराउंड $500 मिलियन तक पहुंच सकता है। 4,500 करोड़ रुपए तक ये चीज़ें जो है वो पहुंच सकती हैं। ये बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं कि इतना हो सकता है, इतने तक पहुंच सकता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर किसी के अलग अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। और फिर भी इसमें ऐसा है कि अगर एयरक्राफ्ट, ये जो एयरलाइन है वो कहे कि भाई हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, टेक्निकली कोई चीज़ नहीं थी, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें एयरलाइन का, राइट, इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उनका फॉल्ट है, तो फिर एयरलाइन कॉम्पनसेशन आपको नहीं पे करेगी। ये 1.6 तो पे करना है, ऊपर से जो टीयर 2 वाला जो है तो उसमें एयरलाइन बहुत सारे ऐसे कैसे बचा जा सकता है उसकी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग कि टाटा या फिर एयर इंडिया ऐसा ही करेगी, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। तो ये सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यू कैन इमेजिन के सिर्फ परिवार के जन चले गए उतना ही दुख नहीं है, उसके बाद की भी जो लड़ाई है वो एक लंबे समय तक आपको लड़नी ही पड़ेगी। आपको इसमें चाहे ना चाहे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है। देखिए, so that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.